आर यू? कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल क्रीडेंट क्लासेस एंड एडिफिकेशन। आज हम लोग हिंदी मीडियम वालों के लिए 10th क्लास के लिए भी वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं और हम जो पहला टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं मानव तंत्र। वैसे आप सबको जैसे कि पता है कि मानव का जो शरीर है वो बहुत ही जटिल संरचनात्मक इकाई है जो कि छोटी छोटी संरचनाओं से क्रियात्मक इकाइयों से संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बनी है, जिनको हम कोशिका कहते हैं। शायद नया नाम नहीं है, कोशिका आपको मालूम है। कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक और एक क्रियात्मक इकाई है। जो मनुष्य का शरीर है, जो मानव शरीर है, वो बहुत सारे स्तरों से मिलकर बना है। जैसे कोशिकाओं के समूह बनेगा जिसको उत्तक कहते हैं। उत्तकों के समूह से अंग बनेंगे, अंगों के समूह से तंत्र और तंत्र से पूरी काय का निर्माण होता है। तो बहुत सारे ऐसे तंत्र हैं। स्टार्टिंग से लेते हैं हम लोग। जो मेन तंत्र है स्टार्टिंग में फर्स्ट पोषण तंत्र। पोषण तंत्र मानव में हम जो पाचन तंत्र जिसको कहते हैं, अगर हम बात करें पोषण, तो पोषण क्या होता है? पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम जो भोजन करते हैं उस भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा का सही रूप में उपयोग करना। उसका उपयोग कैसे हो सकता है कि हमने जो खाना खाया है, ये मानो जो खाना खाता है, जो भोजन करता है, वो जटिल रूप में होते हैं, जटिल पदार्थ होते हैं। तो उनको सरल पदार्थों में बदलना, फिर उसका अवशोषण करना, उसका एब्जॉर्ब कर लेना, उसको अवशोषित होती है और उसका प्रयोग में लेना अपने ऊर्जा के लिए, अपने दैनिक कार्य करने के लिए। तो पोषण क्या है कि पोषण एक प्रक्रिया है जिससे जो भी भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा का प्रयोग सही तरीके से दैनिक कार्य के लिए किया जाता है। अब जो पोषण है उसके लिए जो तंत्र बना है वो है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र जैसा हमें पता है बहुत सारे अंगों से मिलकर बनता है। तो पाचन तंत्र जो शुरू होता है, पहला इसका जो अंग है मुख। मुख आपको पता है, मुख गुहा या मुख। अब इस मुख के अंदर अगर हम देखें तो मुख के जो मेन 3 भाग, मुख जो है आप देखिए, मुख के बाहर जो मुख गुहा है उसके बाहर ओष्ठ होते हैं, होठ होते हैं जो कि खाने को, भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं। मुख के अंदर की बात करें, मुख गुहा के अंदर इसके मेन 3 पार्ट होते हैं, मेन 3 भाग है। एक तो है, अगर हम पहले भाग की बात करें तो जिह्वा या जीभ, दूसरा है दांत और तीसरा है लार ग्रंथि। जो पाचन तंत्र है वो 3 इसमें अंग भी होंगे और ग्रंथियों से भी मिलकर बने होते हैं। तो मेन इसमें 3 ग्रंथियां हैं, पाचन ग्रंथियां, जिसमें लार ग्रंथि पढ़ेंगे, अग्नाशय ग्रंथि पढ़ेंगे और यकृत ग्रंथि पढ़ेंगे। इसके अलावा जो पाचन तंत्र है जिन अंगों से मिलकर बना है वो है मुख, फिर ग्रसनी, ग्रासनार, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। तो हम एक एक को लेते हैं। मुख से शुरू किया है हमने। तो जीभ जो है वो मुख गुहा के जो पृष्ठ भाग है उसके आधार तल से, ध्यान रखना है कि जीवा जो है मुख जो गुहा है, ये मुख गुहा का जो पृष्ठ भाग है यानी जो पीछे का भाग है उसका जो आधार है, बेस है, आधार तल पे फेनुलम लिंगम द्वारा जुड़ी रहती है, उससे अटैच होती है। ठीक है ना? तो क्या ध्यान में रखना है, जो जीभ है वो क्या होती है, मुख गुहा के पृष्ठ भाग में आधार तल से फेनुलम लिंगम द्वारा जुड़ी रहती है। फेनुलम लिंगम द्वारा, याद रखना है किससे जुड़ी रहती है, फेनुलम लिंगम द्वारा जुड़ी रहती है। जीभ का काम आपको पता है, ये लार को, जो लार ग्रंथि जो लार स्रावित करेगी उसको मिक्स करने का काम करेगी, उसको मिलाने का काम करेगी। इसके अलावा ये स्वाद का अनुभव करवाती है। ठीक है ना? तो क्लियर है? जीभ कहाँ होती है, मुख गुहा के अंदर, जो उसका पृष्ठ भाग है उससे फेनुलम लिंगम भाग द्वारा जुड़ी रहती है। अब हम बात करते हैं दांत की। दांत जो है वो एक यांत्रिक पाचन करता है खाने का। यांत्रिक पाचन यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, बांट देता है। और दांत पता है एक इनके लिए एक अलग सा सांचा बना होता है जिसको आप मसूड़े कहते हैं। अब जो दांत हैं, मनुष्य के अंदर जो दांत होते हैं वो होते हैं द्विबारदंती। द्विबारदंती का मतलब है कि पूरे जीवन काल में दांत कितनी बार आते हैं, 2 प्रकार के दांत होते हैं, एक अस्थायी जिसको आप दूध के दांत कहते हैं और स्थायी दांत आते हैं। तो द्विबारदंती जीभ
ठीक है। जो दांत है वो क्या करेंगे, किस टाइप तरह के होते हैं, द्विबार दंती होती है, और इनके लिए जो सांचा बना होता है उनको हम बोलते हैं मसूड़ा। मसूड़े जो है वो दांतों के लिए सांचे हैं। अब जो दांत है, पहले हम इसको देख लेते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं मनुष्य, मानव में 4 प्रकार के। कौन कौन से? कृतनक, रदनक, अग्रचवणक और चवणक। जो दांत है वो कितने प्रकार के? कृतनक, रदनक, अग्रचवणक और चवणक। जो कृतनक, देखो कृतनक कुतरने का काम करते हैं। जो दांत क्या करेंगे? कुतरने का काम करते हैं। और ये कितने, जब 6 महीने का बच्चा होता है तब ये डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, यानी 6 माह में। ये कब आना शुरू हो जाते हैं? 6 माह तक जब बच्चा होता है तब आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आता है रदनक। रदनक जो है वो चीर फाड़ का काम करता है, और ये जो मांसाहारी जानवर जो होते हैं उनमें ज्यादा विकसित होते हैं। और ये कब आते हैं? 16 से 20, यानी 1.5 साल के तक आने शुरू हो जाते हैं, 16 से 20 माह। और ये 2-2 होते हैं, दोनों जगह में 2-2 पाए जाते हैं। उसके बाद आता है अग्रचवणक। अग्रचवणक और चवणक दोनों ही खाने को चबाने का काम करते हैं, ठीक है ना। अग्रचवणक जो होते हैं वो 4 चार होते हैं, दोनों जबड़ों पे, इधर भी 4 इधर भी 4। और ये 10 से 11 वर्ष में क्या होते हैं? डेवलप होना शुरू होते हैं, विकसित होना शुरू हो जाते हैं। और जो चवणक है वो दोनों तरफ कितने होते हैं? 6 होंगे। और ये 12 से 15 माह का जब बच्चा होता है तब उनमें उत्पन्न होने, विकसित होना शुरू हो जाते हैं, उस समय उगते हैं ये दांत। तो ये बात हो गई मुख की। मुख में हम 3 भाग पढ़े हमने, उसमें 3 भाग होते हैं जिसमें से हमने 2 पढ़े हैं। जीवा, जीवा आपको ध्यान में रखना है कि जो मुख गुहा है उसके पृष्ठ भाग के अधर तल के फेनुलम लिंगुम द्वारा जुड़ी रहती है और ये स्वाद का अनुभव कराती है, इसका यही कार्य है। दूसरा दांत, दांत जो होते हैं उनके लिए जो सांचे बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मसूड़े। और द्विबार दंती मसूड़ों में फिक्स होते हैं, इसलिए इसको गर्त दंती भी कहते हैं। मानव में जो दांत है वो द्विबार दंती होते हैं, यानी पूरे जीवन काल में कितनी बार? 2 बार आते हैं, ठीक है ना। स्थायी और अस्थायी, जिसको अस्थायी दांत, जिसको कि दूध के दांत। कृतनक, रदनक, अग्रचवणक और चवणक। तो कुतरने का काम करेगा, 6 माह में डेवलप होना शुरू होते हैं। रदनक चीर-फाड़ करेंगे 16 से जो 20 माह है उसमें ये डेवलप होना शुरू होते हैं, उसमें विकसित, उसमें उगना शुरू हो जाते हैं। अग्रचवणक और चवणक दोनों ही खाने को चबाने का काम करेंगे। इसके बाद जो मुख में एक और भाग आता है, तीसरा लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, पहली बात तो ग्रंथि किसको कहते हैं? तो यहां इसका और भाग है लार ग्रंथि। आप बता सकते हैं ग्रंथि किसको कहते हैं? ग्रंथि वो अंग जो किसी भी तरह के पदार्थ को स्त्रावण करने का काम करती है, जो स्त्रावित करती है किसी भी पदार्थ को। तो लार ग्रंथि क्या करती है? एंजाइम का स्त्रावण करती है। ये भी 3 प्रकार की होती है, मुंह के अंदर ही होगी। एक होती है कर्ण पूर्व ग्रंथि, ठीक है, एक होती है अधोजंब ग्रंथि और एक होती है अधोजिह्वा। जो लार ग्रंथि है वो 3 प्रकार की है। लार ग्रंथि जो होती है वो श्लेष्म और तरल दोनों का ही स्त्रावण करती है। श्लेष्म का भी स्त्रावण करेगी और तरल का भी स्त्रावण करेगी। जो कर्णपूर्व ग्रंथि है ये गालों में होती, गालों में पाई जाती है और ये किसका स्त्रावण करती है? तरल का। जिसे ये खाना हमारा देखो मॉइस्ट, जो मुंह है थोड़ा गीला गीला रहता है तो ये उसको तरल बनाए रखती है, मॉइस्ट बनाए रखती है। अधोजंब जो होगी वो मिश्रित है, मतलब ये तरल भी करेगी स्त्रावण और श्लेष्म का भी स्त्रावण करेगी। और अधोजिह्वा यानी जीवा के नीचे होती है और ये किसका स्त्रावण करती है? श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। इसके अलावा लार ग्रंथि आपको ध्यान में रखना है एक एंजाइम का स्त्रावण करती है, जिस एंजाइम का नाम है एमाइलेज। एंजाइम पता है क्या होता है? एंजाइम जो होते हैं वो जैव उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम किसको कहते हैं? जैव उत्प्रेरक। एंजाइम जैव उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन उसको उस
उसकी जो क्रिया की दर है उसको अफेक्ट करते हैं। और जैव, क्योंकि ये जीवों के अंदर हो रहा है इसलिए जैव उत्प्रेरक। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, हाँ, अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं तो आप क्या कहते हो कि भाई हमारे नंबर अच्छे आने में किसका योगदान है? माता पिता का। तो क्या मम्मी पापा एग्जाम देने गए थे? नहीं, मम्मी पापा ने आपके लिए अच्छी ट्यूशन लगाई, मम्मी पापा ने आपके लिए अच्छी किताबें, अच्छी स्कूल, इन सब का तैयार किया, आपको पढ़ने के लिए बिठाया, तो ये उत्प्रेरक हो गई, यानी आपकी जो क्रिया है उसको प्रभावित किया। और अगर नंबर कम आता है तो बदनाम कौन होता है? दोस्त, कि दोस्तों की संगत खराब है। तो उन्होंने थोड़ी एग्जाम दिया, एक्चुअल में उन्होंने आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब अपने रास्ते से भटका दिया, तो इसका मतलब वो उत्प्रेरक हो गए। तो जो रासायनिक क्रिया को अब प्रभावित करते हैं, उसकी दर को प्रभावित करते हैं, कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं, उनको हम उत्प्रेरक कहते हैं। और एंजाइम जो होंगे वो जैव उत्प्रेरक होते हैं, क्योंकि जीवन में जो उत्प्रेरक होते हैं, जो जीवित में है जो उत्प्रेरक है, उनको हम कहेंगे एंजाइम। अगर प्रश्न है एंजाइम क्या है तो सीधा उत्तर लिखना है, जैव उत्प्रेरक को हम क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। अब जो लार ग्रंथि है जो एंजाइम स्रावित करती है उसका नाम है एमाइलेज। क्या नाम है? एमाइलेज। ये एमाइलेज क्या करता है? ये एमाइलेज हमारे खाने में जो जटिल पदार्थ है, जटिल पदार्थ क्या है? स्टार्च, और उसको क्या करेगा? स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उसको क्या करेगा? सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देगा। जो सरल कार्बनिक पदार्थ क्या है? मोल्टोज। तो ये बात हो गई मुख की। क्या बात समझ में आई? एक बार फिर से देख लीजिए। मैं ये चाहती हूं कि जब तक ये वीडियो खत्म हो तब तक आपको पोषण अच्छे से याद हो जाए, और यही मेरी कोशिश भी रहेगी। तो आप देखिए कि जो पोषण में हमने पाचन तंत्र पढ़ा। पाचन का पहला भाग मुख। मुख के कितने भाग? 3। कौन कौन से? जीभ, दांत और लार ग्रंथि। जीभ जो है वो मुख गुहा के पृष्ठभाग में किससे? फेनुलम लिंगम द्वारा जुड़ी रहती है। दांत हमने 4 प्रकार के पढ़े, कृत्नक, कृत्नक, अग्रचर्णक और चर्णक। अगर हम लार ग्रंथि की बात करें, ये भी मुख में पाई जाती है। एंजाइम समझ में आ गया, जैव उत्प्रेरक को कहते हैं। ये कौन सा एंजाइम स्रावित करेगी? एमाइलेज। और ये एमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च को किसमें बदल देगा? मोल्टोज में बदल देगा। क्लियर है? इसके बाद जो खाना जाता है ग्रसनी में। मुख के बाद जो दूसरा भाग है वो है ग्रसनी। ये ग्रसनी जो है ना, एक तरह का कॉमन पथ है, कॉमन रास्ता है, श्वास नली के लिए भी और ग्रास नली के लिए भी। यानी ये जो ग्रसनी है वो जीवा और जो तालु होता है, ये जो जीभ है, इसके पीछे की तरफ एक कुपी नुमा संरचना होती है, और ये भोजन को ग्रास नली में पहुंचाने का काम करेगी और वायु को श्वास नली में पहुंचाने का काम करेगी। बस इतना काम है इसका। तो यहां से ग्रसनी के बाद जो खाना जाएगा वो ग्रास नाल में जाएगा। ये जो ग्रास नाल होती है इसमें किसी भी तरह का पाचन नहीं होता है। इसमें जो खाना है वो उदर गुहा में पहुंचने का काम करता है, उदर में पहुंचाने का काम करती है ये। और ये जो खाना, जो भोजन है वो उदर गुहा में जब पहुंचता है तो कौन सी गति के द्वारा पहुंचेगा? क्रमाकुंचन गति द्वारा पहुंचेगा। ये क्रमाकुंचन गति क्या होती है? जो ग्रासनाल होती है इसके ऊपर जो पेशियां होती है, इनकी पेशियों में एक बार संकुचन और एक बार आकुचन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। मतलब एक बार संकुचित होगी और एक बार आरामदायक अवस्था में आएगी, और उससे खाना किस में पहुंच जाता है? उदर गुहा में पहुंच जाता है। इस गति को हम क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन गति कहते हैं। इसके अलावा जो ग्रास नली होती है इसके ऊपर उत्तकों का एक पल्ला होता है, पल्ला ढक्कन जैसे, उसको घाटी या ढक्कन कहते हैं या एपिग्लॉटस कहते हैं, जो क्या करेगा? खाने को, एपिग्लॉटस, ये एक उत्तकों का पल्ला होता है जो कि ग्रासनाल पे होता है। ये खाने को श्वास नली में जाने से रोकता है, तो बाकी ये श्वास नली में जाने से क्या करेगा? रोकेगा। क्लियर है? बात समझ में आएगी? किसी भी तरह का पाचन नहीं, खाना उदर गुहा में पहुंचाने का काम करेगा, और किसके द्वारा पहुंचाएगा? कौन सी दर गति होगी? क्रमाकुंचन गति के द्वारा जाएगा। ठीक है? इसके बाद जो खाना जाता है आमाशय में। आमाशय, तो ये जो आमाशय है इसको हम ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा। अब यहां आमाशय पर, और ये जो जितने भी अंग है जो एक दूसरे से कनेक्ट है, इनके बीच में एक विशेष प्रकार की पेशियां पाई जाती है जिनको संवर्णी पेशियां कहते हैं। संवर्णी पेशियां कहते हैं, जैसे ग्रास नली और उदर गुहा आपस में जुड़ा, आगे से आगे 2 अंग जुड़े हुए हैं। अगर मैं ये चित्र, जैसे ग्रास नाल और यहां आ गया
ये उदर हुआ आमाशय। तो यहाँ पे एक विशेष प्रकार की पेशियां होती है, संवर्णी पेशियां जिनको कहते हैं, ये खाने को वापस पीछे जाने से रोकती है। आगे ही फ्लो हो पाएगा, एक रास्ता ही होगा, वापस जाने का रास्ता बंद हो जाता है, तो ये अवरोधन भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे आमाशय जो है वो कैपिटल जे, ये जो कर्स, ये जे है, जे लाइक संरचना होती है, ठीक है, ये जे लाइक जे नुमा संरचना होती है, थैलेनुमा संरचना होती है। ये जो आमाशय है इसके भी 3 भाग है। जैसे अगर हम यहाँ चित्र देखें, ये जे जैसी संरचना होगी और यहाँ इसके 3 भाग, आगे वाला भाग, पीछे वाला भाग और बीच वाला भाग। तो इसमें 3 भाग होगा। जठरागम, आने का रास्ता है ना, जठरागम नाम से पता चल रहा है, जठरागम, यहाँ ये जठर में आगम। बीच वाला भाग जो होगा वो भाग होगा फंडिस, और जो पीछे वाला भाग होगा, क्योंकि ये निकल रहा है, जठरा निगम, जठरा निगम। ये इसके 3 भाग हैं। आमाशय के अंदर ये जो 3 भाग है, तो जठरागम से आमाशय में खाना आएगा और निगम से खाना छोटी आंत में जाएगा, और यहाँ दोनों जगह अवरोधी या संवर्णी पेशियां उत्पन्न होती है जो वापस खाने को पीछे जाने से रोकती है। जो आमाशय, उसमें जो खाना है वो अर्धपचित होता है, आधा पचा होता है, और इस अर्धपचित भोजन को काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धपचित भोजन को काइम, जो कि आमाशय में पड़ा होता है उसको हम कहते हैं काइम। अब यहां पर आमाशय में भी कुछ जठरीय रस स्त्रावित होते हैं। कौन से रस स्त्रावित होंगे? जठरीय रस। ये जठरीय रस कौन कौन से हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, पेप्सिनोजन, म्यूकस या जिसको श्लेष्म भी कहते हैं, और रेनिन। और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको मेन ये ध्यान में रखने हैं। जो HCl है उसका जो स्त्रावण है वो एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं, ऑक्जेटिन कोशिकाओं द्वारा होता है। कौन सी कोशिका? HCl का स्त्रावण ऑक्जेटिन। जो ऑक्जेटिन कोशिकाएं हैं उसके द्वारा HCl का स्त्रावण होगा। HCl क्या करता है कि ये खाने के माध्यम को अम्लीय, क्योंकि खुद अम्ल है, अम्लीय माध्यम में बदल देता है और कुछ जीवाणुओं को नष्ट करने का भी काम करता है। अब ये जो ऑक्सीजन है, HCl है, जब तक HCl स्त्रावित नहीं होगा ये पेप्सिनोजन सक्रिय नहीं होगा। इसको सक्रिय बनाने के लिए भी HCl का स्त्रावण जरूरी है। ये जो पेप्सिनोजन है इसका सक्रिय रूप, जैसे HCl स्त्रावित होगा ये सक्रिय रूप किसमें बदल जाएगा? पेप्सिन में। और जो हमारे खाने में प्रोटीन है उस प्रोटीन का पाचन शुरू कर देगा। तो ये क्या करेगा? पेप्सिन किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का, और पेप्टाइड बनाएगा। क्लियर है? बात समझ में आई? आमाशय आया, आमाशय के 3 भाग, जठरागम, फंडिस, जठर निगम। इसके अंदर कुछ जठर रस स्त्रावित होते हैं। कौन कौन से? HCl, जो कि ऑक्सीटिन कोशिका उसका स्त्रावण करती है। HCl क्या करेगा? जैसे स्त्रावित होगा यानी अम्लीय माध्यम में, पेप्सिनोजन सक्रिय रूप पेप्सिन में बदल जाएगा और प्रोटीन का डाइजेशन शुरू कर देगा, प्रोटीन को पचाना शुरू कर देगा और पेप्टाइड्स बनाएगा। म्यूकस क्या करता है? एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। सुरक्षात्मक आवरण कैसे? जैसे देखो अम्ल स्त्रावित हो रहा है तो, और हमारे जो आमाशय है उसकी दीवार पे एक सुरक्षात्मक आवरण बना देता है। जैसे बारिश से बचने के लिए हम कॉपी किताब को पॉलीथिलीन में डाल देते हैं तो पानी क्या है उस तक नहीं पहुंच पाए। तो यहाँ पे भी ये उस पॉली बैग की तरह, उस पॉलीथीन की तरह एक सुरक्षात्मक आवरण बना लेता है ताकि जो HCl है वो स्टोमक की, आमाशय की दीवार तक नहीं पहुंचे, नहीं तो अल्सर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, तो ये एक सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। रेनिन जो है वो, जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उसमें, उस दूध में जो वसा होती है उसके पाचन का कार्य करते हैं, और जब बच्चा माँ का दूध पीना बंद कर देता है तो ये भी निष्क्रिय रूप में पड़ा रहता है। तो ये बात होगी आमाशय की। आई होप समझ में आया? क्लियर है? इसके बाद जो खाना है वो खाना जाएगा, देखो मुख से गया ग्रसनी, ग्रसनी से गया ग्रासनाल, ग्रासनाल से गया आमाशय, आमाशय से जाएगा छोटी आंत में। ये जो छोटी आंत है ये 7 मीटर लंबी होती है। बोलने में छोटी है क्योंकि इसकी चौड़ाई कम होती है, इसलिए लंबाई इसकी ज्यादा होती है, और ये शाकाहारी में इसकी लंबाई मांसाहारी से ज्यादा होती है। जो छोटी आंत है
याद रखना है कि यहाँ पे पूरा पाचन हो जाता है। जो पाचन का और अवशोषण का जो सबसे ज्यादा काम होता है वो इसी में होता है। इसके अंदर इसकी जो कोशिकाओं जो इसकी दीवार है उसपे जो कोशिकाएं होती है उसपे उंगली के उभार के समान प्रवर्ध होते हैं। यही क्या करते हैं, अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। अब ये जो छोटी आंतें ये भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ग्रहणी, शुद्रांत्र और अग्र शुद्रांत्र। अग्र शुद्रांत्र और शुद्धांत्र। जो ग्रहणी है यहां पे खाना आएगा और पाचन होना शुरू हो जाएगा। यहां पे 2 तरह की ग्रंथियां भी जुड़ी रहती है इस ग्रहणी से। अगर आपने ये चित्र देखा हो तो इस पे ये जे नुमा संरचना, हम इसको हटा के इधर लिख देते हैं। ये ग्रहणी, अग्र शुद्रांत्र और शुद्धांत्र। यहां पे ये जो यहां से ये छोटी आंत शुरू हो गई, ये ग्रहणी है। यहां पे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, और यहां पे दूसरी ग्रंथि पित्ताशय अग्नाशय जुड़ी रहती है। और यहां से जो इनके पित्त रस और जो अग्नाशय रस है वो कहां आ जाएंगे, ग्रहणी में आएंगे, जो कि पाचन का कार्य करेंगे। तो यकृत क्या करता है, पहले हम ग्रहणी से ये दोनों ग्रंथियां जुड़ी, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत जो करेगी सबसे पहले किसका स्त्रावण करती है, पित्त का स्त्रावण करती है। ये पित्त क्या करता है, खाने के माध्यम को फिर से बदल देगा, क्योंकि अब जो अग्नाशय रस है वो क्षारीय माध्यम में काम करेंगे और HCl की वजह से उसका माध्यम कैसा हो रखा था, अम्लीय। ये पित्त जैसे स्त्रावित होगा सबसे पहला काम क्या करेगा, माध्यम को चेंज करेगा, क्षारीय माध्यम में करेगा। इसके अलावा जो अग्नाशय में लाइपेज एंजाइम अभी हम पढ़ेंगे स्त्रावित होगा, उसको भी सक्रिय बनाने का काम करेगा। पित्त जो है वो हमारे खाने में जो वसा है उसको छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल देता है, जिसको हम बोलते हैं पाइसीकरण। पाइसीकरण क्या होता है, वसा का छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाना पाइसीकरण कहलाता है। वो कौन करेगा, पित्त करेगा। ये जो पित्त स्त्रावित हो रहा है ये संचित रहता है पित्ताशय में। ध्यान रखना, जो पित्त है उसका स्त्रावण यकृत में हो रहा है, लेकिन वो संचित कहां रहता है, पित्ताशय में रहता है। तो ये इस तरह से ग्रहणी के अंदर ये काम होगा, ये रस आएंगे और पाचन का कार्य होगा। अब जो अग्नाशय है, ये अग्नाशय रस स्त्रावित होंगे, जिनमें अग्नाशय एमाइलेज, अग्नाशय लाइपेज और अग्नाशय ट्रिप्सिन, और भी बहुत सारे हैं। मैंने कहा ना जो जरूरी है वो ध्यान में रखना है। इनका स्त्रावण होगा। जो एमाइलेज होगा वो जो कार्बोहाइड्रेट मॉल्टोज जो बन गया था उसको आगे पाचन करेगा। तो ये पूर्ण रूप से किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करेगा, और जो ट्रिप्सिन है वो किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा, जो पेप्टाइड बन गए थे प्रोटीन के पाचन से, उससे। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके लास्ट में बना देगा ग्लूकोज। वसा का पूर्ण रूप से पाचन होने के बाद बनेंगे वसीय अम्ल, और दूसरा बनेगा ग्लिसरॉल। और जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन का पाचन करके लास्ट में अंतिम उत्पाद क्या बनाएगा, अमीनो अम्ल बनाएगा। तो ये सरल रूप में पूरी तरह से बदल जाएंगे। आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, जो अग्नाशय है वो मिश्रित ग्रंथि है, मतलब ये बहिस्त्रावी भी है और अंतःस्त्रावी भी है। इसको हम ग्रंथि वाले पार्ट में फिर से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना ध्यान रखना है, क्योंकि ये हार्मोन भी स्त्रावित करता है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। इसको अभी नहीं, इसको पाचन तंत्र में नहीं, पाचन तंत्र के लिए अभी हमें इतना ध्यान में रखना। फिर खाना जाएगा अग्र शुद्धांत्र में। अग्र शुद्धांत्र में अवशोषण होता है विशेष प्रकार की आंत्र कोशिकाओं द्वारा, और जो शुद्धांत्र है वहां पे पित्त लवण और जो पित्त लवण बने वो और विटामिन का अवशोषण होता है। क्या होता है शुद्धांत्र में, पित्त लवण और विटामिन का अवशोषण होता है। उसके बाद खाना जाएगा बड़ी आंत में। जो बड़ी आंत है इसके भी 3 भाग है, अधांत, वृद्धांत्र और मलाशय। कौन कौन से बड़ी आंत के भी 3 भाग, पहला भाग है अग्रांत्र, दूसरा है वृद्धांत्र
और मलाशय। बड़ी आंत में किसी भी तरह का पाचन नहीं होता, यहाँ सिर्फ अवशोषण होता है, जल का और अन्य लवणों का अवशोषण होता है और उसको निष्कासित करने का, बाहर निष्कासित करने का, उत्सर्जित करने का कार्य किया जाता है। तो ये आपका पूरा पोषण यानी पाचन तंत्र, पूरी पाचन प्रक्रिया के साथ। तो आप इसको एक बार अपनी बुक में से पढ़ लीजिए, जो मैंने बोला, जितना मैंने बोर्ड पे लिखा उसके आप नोट्स बनाइए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की और आप अपनी मेहनत करिए। नहीं समझ में आए तो आप पूछिए और कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिए। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो।